नमस्कार। सिद्धि हिंदी विद्यालय की यूट्यूब चैनल में मैं हर्षद जानी आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र विषय के रिवीजन की शुरुआत करूँ उससे पहले सुंदर सा सुविचार कि जो रहता है हमेशा मेहनत के साथ, किस्मत कभी नहीं छोड़ती उनका हाथ। और इसी सुंदर से सुविचार के साथ आइए मिलकर 1 मिनट के लिए माता सरस्वती को भी याद कर लेते हैं। सुंदर सी प्रार्थना के बाद हम लोगों ने लेसन नंबर 9वां रिवीजन के तौर पर चालू किया था। 7वां लेसन इससे पहले के वीडियो में देखा था, 8वां रनिंग क्लास चालू था तब देखा था। और 9वां लेसन जो हमारा है राष्ट्रीय आय के बारे में टिप्पणी कल हम लोगों ने देखी। फिर भी एक बार पुनरावर्तन के तौर पर आप लोगों को बता दूं कि 1 वर्ष की समयावधि के दौरान देश में होने वाले उत्पादन को उसकी बाजार कीमत से गुणा करने पर जो मूल्य प्राप्त होता है उसके योग को राष्ट्रीय आय के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय आय की परिभाषा, गणना साल में एक बार, उनका उदाहरण, कौन सी कीमत पर राष्ट्रीय आय को गिना जाता है, उनकी विशेषता क्या है, कौन कौन से साधनों का इसमें समावेश होता है, राष्ट्रीय आय किस लिए काम आती है, किसने इसकी परिभाषाएँ दी और कौन से शास्त्र का ये विषय और उसका निष्कर्ष वगैरह मुद्दों के बारे में हम लोगों ने इस वीडियो के अंतर्गत देखा था। अब आगे का जो आप लोगों का टॉपिक है पुनः एक बार आया हुआ है राष्ट्रीय आय का अर्थ। राष्ट्रीय आय का अर्थ सामान्य रूप से मैंने आपको बता दिया, फिर भी किताब के अंतर्गत की एक बार रिवीजन के तौर पर देख लेवे कि वर्ष दौरान देश में कृषि, उद्योग और सेवा के क्षेत्र में जो कुल उत्पादन होता है, 1 वर्ष के दौरान देश में कृषि के अंतर्गत, उद्योगों के अंतर्गत, सेवा के अंतर्गत जो कुल उत्पादन होता है उसके मौद्रिक मूल्य को देश की राष्ट्रीय आय कहा जाता है। जब हम कहते हैं कि भारत की राष्ट्रीय आय 128 लाख करोड़ रुपया है तो उसका अर्थ ये होता है कि कृषि, उद्योग और सेवा तीनों क्षेत्रों ने मिलकर देश में 128 करोड़ रुपये कमाए, ऐसा आप लोग लिख सकते हो। इस प्रकार से राष्ट्रीय आय के अंतर्गत के आप लोगों को मुद्दे बनाने का प्रयत्न करना रहेगा। अब राष्ट्रीय आय की जो परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने दी, तो इसके अंतर्गत अलग अलग विद्वानों ने जो राष्ट्रीय आय की परिभाषा दी है वो परिभाषा के बारे में अगर बात करूँ तो सबसे पहले अल्फ्रेड मार्शल, जिसने उत्पादन पर आधारित परिभाषा दी। मतलब एक मुद्दा अल्फ्रेड मार्शल के बारे में हुआ कि अल्फ्रेड मार्शल ने राष्ट्रीय आय की उत्पादन लक्ष्य परिभाषा दी। दूसरा उसने क्या परिभाषा दी, दूसरा मुद्दा कि वर्ष के दौरान देश में श्रम, पूंजी और प्राकृतिक संपत्ति के सहयोग से भौतिक या अभौतिक चीज वस्तुओं का शुद्ध उत्पादन होता है, वह देश की राष्ट्रीय आय। बहुत सिंपल परिभाषा, समझिएगा। अगर आपको सारे शब्द याद नहीं रखने तो आप इतना भी याद रख सकते हैं कि वर्ष के दौरान देश में श्रम, पूंजी और प्राकृतिक संपत्ति के सहयोग से जिन भौतिक और अभौतिक वस्तुओं का शुद्ध उत्पादन होता है उसको राष्ट्रीय आय कह सकते हैं। ये कौन कहते हैं? अल्फ्रेड मार्शल। मतलब 2 मुद्दे हो गए, एक उत्पादन पर आधारित परिभाषा दी, दूसरा उसकी परिभाषा, तीसरा उसने क्या कहा कि प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा चीज़वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध उत्पादन पर आधारित है। मतलब उसकी परिभाषा उत्पादन लक्ष्य परिभाषा
के नाम से जानी जाती है। 2 मुद्दे मार्शल के अंतर्गत आप लोग बना सकते हैं। इसी क्रम में इरविंग फिशर की बात आती तो उसने कौन सी परिभाषा दी? उपभोग पर आधारित उसने राष्ट्रीय आय की परिभाषा दी है। तो उपभोग के आधार पर उसने क्या कहा कि वर्ष के दौरान देश के नागरिकों ने जिस प्रमाण में वस्तु और सेवाओं का प्रत्यक्ष उपयोग किया हो उस प्रमाण को राष्ट्रीय आय कहते हैं। वापस एक बार, वर्ष के दौरान देश के नागरिकों ने जिस प्रमाण में वस्तु और सेवाओं का प्रत्यक्ष उपयोग किया हो उस प्रमाण को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। नंबर उसी के अंतर्गत दूसरा मुद्दा बनाऊं तो फिशर की परिभाषा के अंतर्गत 2 बातों का समावेश होता है, भौतिक और अभौतिक वस्तु और सेवाओं पर उसने भार दिया है, इसलिए उसकी परिभाषा को उपभोगलक्षी परिभाषा का भी नाम दिया जा सकता है। और इसी क्रम के अंतर्गत तीसरा जो विद्वान है वो एसी पिगू, उसने मुद्रा पर आधारित परिभाषा दी। वो क्या कहते हैं कि राष्ट्रीय आय वस्तुओं और सेवाओं का ऐसा प्रवाह है कि जिसका भुगतान मुद्रा के द्वारा किया जाता है। मतलब पिगू ने साफ कर दिया कि 1 वर्ष के दौरान देश में जो भी वस्तु खरीदी जाए उसके बदले में जो मुद्रा चुकाई जाती है वो मुद्रा के योग को राष्ट्रीय आय कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो विदेशी आय सहित समाज की कुल आय जिसको मुद्रा के द्वारा सरलता से मापा जा सके उसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इस प्रकार पिगू ने मुद्रा लक्षी परिभाषा देने का प्रयत्न किया। मतलब वापस तीनों की परिभाषा एक बार, अल्फ्रेड मार्शल की बात करूँ तो उसने उत्पादन लक्षी परिभाषा दी, इरविंग फिशर ने उपभोग लक्षी परिभाषा दी और एसी पिगू ने मुद्रा पर आधारित परिभाषा दी। अब ये तीनों की परिभाषा के आधार पर हम निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं, एक कि राष्ट्रीय आय 1 वर्ष की निश्चित समय के अंतर्गत की आय है, मतलब राष्ट्रीय आय को 1 वर्ष के दौरान ही मापी जाती है। नंबर 2, राष्ट्रीय आय में अंतिम वस्तु और सेवाओं को ही ध्यान में लिया जाता है। नंबर 3, अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक राष्ट्रीय आय है। नंबर 4, घिसाई खर्च को निकालने के बाद जो आता है उसकी गणना ही राष्ट्रीय आय में की जाती है। और नंबर 5, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन अथवा उपभोग होता है उसी की गणना होती है। मतलब वापस 1 वर्ष के अंतर्गत गिना जाता है, 2 अंतिम वस्तु को ही गिना जाता है, 3 अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक राष्ट्रीय आय है, नंबर 4 घिसाई को निकाल दिया जाता है और नंबर 5 वस्तु और सेवाओं का उत्पादन अथवा उपभोग भी होना चाहिए तो ही राष्ट्रीय आय गिनी जाएगी। इस प्रकार 3 विद्वानों की परिभाषा मार्शल, फिशर और पिगू ने अलग अलग तौर पर राष्ट्रीय आय का अर्थ देने का प्रयत्न किया और वो तीनों प्रयत्नों को हमने समझने का प्रयत्न किया है। अंत तक वीडियो को आपने देखा रिवीजन में, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और वीडियो से रिलेटेड यदि कोई भी प्रकार की जानकारी आपको चाहिए तो आप मेरे संपर्क का नंबर दिया हुआ है, फ़ोन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।